नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों, लिबरस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से ये प्रयास चल रहा था कि हम आपको किस तरीके से पूरी तरह से मार्गदर्शित कर सकें। एक बेचैनी थी अंदर से और इसका समाधान ढूंढा गया। यद्यपि कि थोड़ी निराशा भी हुई है, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ टिप्पणियां आई हैं जो नकारात्मक हैं, और यकीन मानिए इस पूरे जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये ऑनलाइन क्लासेस का, इसका उद्देश्य पैसा कमाना कतई नहीं है। क्योंकि जितनी फीस रखी गई है और जो शुरुआत हो रही है उसमें आप बिल्कुल ये ना सोचें कि किसी का जीवन उसके भरोसे चल सकता है या पैसा कमाने के लिए ये किया गया है। ये महज इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो गंभीरता प्रदान करना इसका उद्देश्य था, और एक बहुत पुरानी कहावत है कि मुफ्त की चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे यही बताया था। तो एक गांभीर्य हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ये भी देखो कि हर चीज़ का एक दूसरा पक्ष भी होता है। केवल अगर अपने दृष्टि और पक्ष से आप सोचेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें उतनी सही न लगें, लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल उचित लगेंगी और आप मुक्त कंठ से हमारी प्रशंसा भी करेंगे। चलिए धीरे धीरे आप भी दूसरे पक्ष को जानना समझना सीख जाएंगे। जैसे ही आप जिम्मेदारियों से जुड़ेंगे तो ये चीज़ें होती रहती हैं, हमें इसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन आपसे ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जुड़िए, और अगर आप इतने कम पैसे में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको दूसरे लफ्ज में कहें कि ये घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं। खैर, मुझे सुपरटेट यानी पीआरटी की क्लासेस में जो है वो संविधान को लेकर चलना है। आप जो लोग जानते हैं, वाकिफ हैं पूर्व में, तो ये भी जानते हैं कि मैं संविधान का ही विशेषज्ञ हूँ। और सिर्फ पीआरटी ही नहीं, हमारे वीडियोस को अगर आप चाहेंगे तो दूसरी परीक्षाओं में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी उनसे अलग नहीं है। उसका जो प्रारूप निर्धारित किया गया है वो कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं को शूट करते हैं। तो लक्ष्य तो हमारा पीआरटी ही होगा, लेकिन अगर किसी और एग्जाम में आप बैठना चाह रहे हैं और इस विषय को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं तो इससे आपको उतना ही लाभ होगा जितना आपको अलग कह के ये पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं भारत का संविधान। जब हम संविधान की बात करते हैं तो एक बात आती है कि हम संविधान जो एक कानूनी मसला है, एक शिक्षक होने के कारण या किसी विभाग में ग्रुप सी में चयनित होने के कारण हम संविधान का अध्ययन क्यों करें? संविधान कहाँ हमको लाभ पहुंचाता है और कहाँ हमसे जुड़ा हुआ है? एक बात आप जान लीजिए स्पष्ट तौर पे कि आपका जीवन संविधान से जुड़ा हुआ है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप समझते हो कि आप नियम कानून से परे हैं या संविधान के दायरे के बाहर हैं, तो आज आपने जो परिस्थितियां झेली हैं विगत कुछ दिनों में, 2-2.5 महीने जो लॉकडाउन था, कोई कारण नहीं था कि आपने कोई अपराध किया था इसलिए आपको आपके घर में नजरबंद कर दिया जाए। इसके पीछे आपका कोई रोल नहीं था। एक वैश्विक महामारी ने जो बहुत संक्रमित बीमारी फैलाती है उससे बचने के लिए सरकार ने एक आदेश दिया, जिसके तहत लोगों को उनके घरों में एक तरीके से कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उल्लंघन करने पर दंडित भी किया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है बिना अपराध के? हो सकता है क्योंकि शासन को यह अधिकार है कि वो लोक हित में ऐसे निर्णय ले
जिससे लोगों को सुरक्षित किया जा सके। और ये शासन जो निर्णय लेने का अधिकार रखता है, उसको ये अधिकार प्रदान करने वाला कौन है? तो वो है संविधान। ठीक उसी प्रकार से आप परीक्षाओं में देखें, जैसे आप शिक्षक की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले चयन कैसे होता था? 2011 के पहले जब टीईटी नहीं थी तो चयन कैसे होता था? आपके एकेडमिक कैरियर के अंकों के आधार पर बिना किसी परीक्षा के आपका सीधे सीधे चयन हो जाता था। लेकिन शासन एक निर्णय लेता है जिसके तहत ये घोषणा की जाती है कि जो लोग टीईटी क्वालिफाई करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए उनको पहले तो प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तत्पश्चात प्राथमिक स्तर पर फिर एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद कहीं जाके आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब सवाल ये है कि एक निर्णय लिया जाता है शासन के द्वारा और आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बूते नहीं, चाचा जी, पिताजी, फुफ्फा जी, मौसा जी के बूते जो ढेर सारे नंबर लिए थे, उनका क्या हुआ? एक परिपाटी चलती चली आ रही थी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर बीएड, बीटीसी, इसमें ढेर सारे नंबर अप्रोचेस के माध्यम से ले लिया और उसके बाद कहीं भी ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं, आपको नियुक्ति मिल गई। लेकिन एक नया निर्णय आता है और सबकी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। ऐसे लोग जो सिफारिश के आधार पर अपने अप्रोच के माध्यम से नंबर अर्जित करके नौकरी पा रहे थे, अब वो बाहर होने लगे। और आपने देखा कि एक कठिन परीक्षा हो, बड़ी वीडियो प्रचलित हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का माहौल उड़ाने वाले बहुत सारे वीडियो आते हैं और ऐसा नहीं है कि वो झूठे हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, लेकिन उनको बहुत बेसिक चीजें नहीं पता। तो इस तरह से सरकार ने देखा कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी और उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय से क्या हुआ? आपका जीवन प्रभावित हुआ, लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये शक्ति जो प्रशासन को मिलती है, शासन को मिलती है, कहां से मिलती है? वो संविधान उन्हें अधिकार देता है कि आप निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आपका जीवन जब बंधा हुआ है इस संविधान से, शासन का अंग बनने जा रहे हैं आप, तो स्वाभाविक है कि आपको संविधान की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। और संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि भाई हमारे देश का एक संविधान भी है और उस संविधान के बारे में आपके अधिकार हैं। उन अधिकारों को जानिए और समझिए, तभी आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकेंगे, लड़ सकेंगे, मांग कर सकेंगे। तो आप कह सकते हैं कि संविधान चूंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया जाता है। तो अब ये तो हमने एक बैकग्राउंड बताया कि आपकी परीक्षा से क्यों जोड़ा गया। अब हम चर्चा कर लें कि संविधान की परिभाषा क्या हो सकती है। किसी भी विषय को पढ़ने के पहले हम उस विषय की एक अवधारणा से परिचित हो जाएं, मोटे तौर पर यह जान लें कि ये विषय है क्या, तो वो विषय है क्या, इसकी जानकारी हमको मिलती है उसकी परिभाषा के माध्यम से। यद्यपि आप जानते हैं कि किसी भी चीज की जब परिभाषा दी जाती है तो विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन सर्वोत्तम परिभाषा वो है जो सरल शब्दों में सारी चीजों को उसमें समाहित कर सके। तो इसी तरीके से मैं आप तक भी संविधान की परिभाषा पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि आप ये समझ सकें कि संविधान क्या है और इसके अवयव क्या है। चलिए थोड़ा डिफाइन किया जाए संविधान क्या है। तो कहा जाता है कि संविधान
किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, किसी भी देश में शासन के 3 अंग होते हैं, तो वो तीनों अंगों की बात कर रहा है। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका यानी कि कार्य करने वाली संस्था, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये शासन के अंग हैं और इन 3 भागों में बांटकर शासन चलाया जाता है किसी भी देश का। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि तीनों शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का जो है वो पृथक्करण। अगर सारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सारी शक्तियां अगर एक संस्था या एक व्यक्ति में आ जाएं तो वो निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र वो है जहां पर तीनों का पृथक्करण हो, यानी अलग अलग हो, जिससे कि चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। तो आपके देश में ऐसा है। तो शासन के तीनों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। निरंकुश होने से रोकता है। तो इसमें जो चीजें लिखी गई हैं थोड़ा सा उसको एक बार हम पढ़ें और फिर उसको एक्सप्लेन करें। कह रहा है संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, यानी संविधान क्या है, सब उस देश में जिस देश में संविधान है उस देश में संविधान क्या है, सबसे ऊपर की विधि है, सबसे ऊपर का कानून है। यानी जितने भी अन्य कानून हैं वो संविधान के अंतर्गत हैं, संविधान से नीचे हैं। तो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को क्या कर रहा है, अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है और उनको निरंकुश होने से रोकता है। अब इसको अधिकार और शक्ति प्रदान करता है और उसको निरंकुश होने से रोकता है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर होगा संघ के शासन का। भारत में संघ का जो शासन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने ला रहा हूं। इस शासन के कितने अंग होते हैं और उसकी आसानी होगी क्योंकि ये आप रोज बरोज इससे आपका सामना होता ही है, तो इसको समझने में सहूलियत होगी। और कार्यपालिका जो इसका अंग है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, यानी कार्य करने वाली जो संस्था है उसका मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, संसदीय प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से ली है, उसकी एक विशेषता होती है कि 2 राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक जैसे ब्रिटेन में वहां की महारानी या महाराजा वो अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च प्राधिकारी हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल पावर नहीं है, वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं है। उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। ये सारे काम जो होंगे ना वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये सारे काम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने हिसाब से नहीं करेगा, तो वो अपने मातहतों के हिसाब से करेगा। तो चूंकि संविधान इसे मानता है कि ये सर्वोच्च प्राधिकारी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख।
लेकिन चूंकि वास्तविक शक्तियां इसके पास नहीं है, ये अपनी इच्छा से सारे काम नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नामात्र का प्रमुख। नामात्र का प्रमुख। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति जो काम करता है उसमें वो मदद देता है किसकी? प्रधानमंत्री विथ कैबिनेट। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित। और ये वास्तविक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख क्यों है? क्योंकि सारे काम जो है वो यही निर्णय लेता है कि ये करना है। राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर हस्ताक्षर करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वास्तविक प्रमुख है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन उसके साथ साथ नामात्र का प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वो बाध्य है सारे काम प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से करने को। ठीक है ना? चलिए इसको हम बाकायदे आर्टिकल वाइज भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको परिभाषा को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। शासन का दूसरा अंग कार्यपालिका के बाद विधायिका। विधायिका, लेजिस्लेचर, विधानमंडल, विधि बनाने वाली संस्था, जिसको भारत में संघ में हम संसद के नाम से जानते हैं। और आप ये भी जानते हो कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो ये संसद जो है वो 3 इसके अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब संसद में लोकसभा और राज्यसभा तो आते हैं, ये तो आपको पता है, बहुतों को पता होगा कि 3 अंग हैं। लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति को बता तो दिया कि वो तीसरा अंग है, लेकिन जब इस पर क्रॉस करो कि राष्ट्रपति तीसरा अंग क्यों माना जाता है, तब थोड़ा सा गफलत पैदा होती है। तो इसको आप यहीं पर क्लियर कर लें कि क्यों राष्ट्रपति को हम संसद का तीसरा अंग मानते हैं। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कहा कि विधि निर्माण करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? विधायिका। कई जगह इसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, और भारत में इसको हमने नाम क्या दिया है? संसद। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना। अब विधि निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी हम विधि निर्माण के लिए विधेयक लेके आ सकते हैं। विधि बनाने के प्रस्ताव को जब हम सदन में रखते हैं, किसी भी सदन में, तो हम उसे क्या कहते हैं? विधेयक। ठीक है ना? तो उस विधेयक को मान लीजिए वो लोकसभा में लेकर आया गया और लोकसभा से वो पारित हो गया। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी वो पारित हो गया। तो क्या हुआ? विधि बन गई, कानून बन गया? नहीं। अब होगा, ये दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा वो विधेयक, तब वो पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर देगा, तब वह बनेगा विधेयक से अधिनियम। यानी कि बिल बनने से एक्ट बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें तीनों की भूमिका है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो कोई भी कानून हो, तब तक वो कानून नहीं बनता जब तक कि अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए। यानी कि जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण करना, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण हो गई। बिना उसके सिग्नेचर के वो लॉ बन नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या कहा? संसद का तीसरा अंग। तो मेरे ख्याल से विधायिका भी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं संसद का तीसरा अंग, न्यायपालिका। न्याय प्रदान करने वाली संस्था, विवादों का समाधान करने वाली संस्था। और हमारे के यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है। अब जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया था कि ये शासन के तीनों अंग जो है वो अलग अलग काम करते हैं। कार्यपालिका कार्य करने का काम करती है, विधायिका विधि निर्माण का काम करती है कि कार्यपालिका किस तरीके से कार्य करेगी, और न्यायपालिका ये देखने का कार्य करती है कि सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे। एक क्वेश्चन आता है, कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि निम्न में से किसे संविधान का अभिभावक कहते हैं, और वो कौन होता है? वो होता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आप आंसर जानते होंगे, लेकिन अब ये भी है कि क्यों है, क्यों माना जाता है, क्यों इसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ये देखने का कार्य करता है कि बाकी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं अथवा नहीं कर रही, और अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रही हैं, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं, तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा उस कार्य को। जैसे विधि निर्माण करने वाली संस्था अगर कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं बनी है, तो उसे क्या करेगी? विधि शून्य घोषित कर देगी। कार्यपालिका का कोई कार्य जो विधि सम्मत न हो, संविधान सम्मत न हो, उसे भी वो शून्य कर देगी। तो चूंकि ये संविधान का पालन कराने वाले संस्था के रूप में एस्टैब्लिश है, बाकी काम भी है उसके, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अभिभावक। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो बेसिकली मैंने बनाया कि हम संविधान की परिभाषा को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो पहली लाइन तो हमें समझ में आ गई थी कि संविधान किसी भी देश की, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को क्या करती है? अधिकार एवं शक्ति प्रदान करती है। यानी जरा इसको भी देख लें, राष्ट्रपति ढेर सारे काम करता है, बल्कि सारे काम राष्ट्रपति के संघ के जो है वही काम है, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही हो रहे हैं। इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, ये विधि निर्माण, इनको हटाना, ये सारे काम राष्ट्रपति कर रहा है। कौन ये बता रहा है कि राष्ट्रपति ये काम करेगा? किसने ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया? वो दिया संविधान में। यानी इसको अधिकार और शक्ति कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और आगे क्या चाह रहा है? निरंकुश होने से रोकता है, यानी कि अंकुश लगाता है। अब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा, इनको हटाएगा, हटाने का भी एक प्रोसीजर है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई कार्य कर ले, ये संभव नहीं है। जितना बताया गया, जो बाउंड्री खींची गई, जो सीमांकन किया गया, जो लिमिट बांध दी गई, उस दायरे में रहना है राष्ट्रपति को। उस दायरे को लांघने का प्रयास करेगा, अगर संविधान के प्रावधानों से इतर जाने का राष्ट्रपति अगर प्रयास करेगा, तो क्या होगा? राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि अधिकार और शक्ति तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर अंकुश भी लगाता है, उसको निरंकुश होने से रोकता है। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश न हो। ठीक उसी प्रकार से विधायिका है लेजिस्लेचर, विधानमंडल, संसद, विधि निर्माण करने वाली संस्था, जो विधि बना रही है। ये विधि बनाने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। संविधान कह रहा है कि आपको अधिकार है कि आप विधि निर्माण करो। इवन संविधान में ही ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई संविधान में संशोधन करना है तो ही तुम करोगे। लेकिन संविधान के प्रावधानों से बाहर जाकर अगर कोई विधि निर्माण आप करोगे तो क्या होगा? तो न्यायपालिका ऐसी विधि को शून्य घोषित कर देगी। यानी अधिकार और शक्ति तो दिया कि जा भाई जा, कानून बना, विधि निर्माण करो, लेकिन इस दायरे के बाहर जाकर नहीं, अंकुश लगा दिया। अधिकार और शक्ति तो दिया, उसके साथ साथ एक अंकुश भी लगा दिया। उसी तरह न्यायपालिका है, न्याय प्रदान करने वाली संस्था। एक तरीके से आप देख लें, धरती पर ईश्वर का काम कर रहे हैं कि लोगों के जन्म और मृत्यु का फैसला ले लेते हैं। मृत्युदंड वही है। इतना पावर किसने दिया? संविधान ने दिया कि भाई ये अधिकार तुमको है, तुम इस तरह का काम कर सकते हो, तुमको ये अधिकार है, विवादों का समाधान करो, अगर कोई अपराधी है तो उसे दंडित करो,
लेकिन अगर संविधान के दायरे के बाहर जाकर कोई काम करोगे तो क्या होगा, उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अधिकार और शक्ति तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर दिया, उसकी एक बाउंड्री खींच दिया, उस पर एक अंकुश लगा दिया, यानी उसको निरंकुश होने से रोक दिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। एक तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया, उसके साथ साथ इस पूरे परिभाषा को भी समझ लिया आपने कि संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार और शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। तो ये परिभाषा मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी आपको परेशानी होती है वीडियोस में, न सिर्फ मेरे बल्कि किसी और के भी वीडियो में, तो आप लिब्रस के ऑफिस में या उसका जो नंबर है उस पर आप संपर्क करके अपना बता सकते हैं प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम हो रही है। और कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई तो भी उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको सुविधा दी जाएगी। कोशिश ये है कि आप निरर्थक समय जाया ना करें, बल्कि एक सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहें। हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपका साथ दे सकें। छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर बड़ी चीज़ों को मत खो दीजिए। और ये ज़रूर थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कमेंट करते वक्त या बात करते वक्त आप ये ज़रूर समझेंगे कि ये रेडीमेड गवर्नमेंट की दुकान नहीं है, उसका कोई ऐप नहीं है। ये वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ जिंदगियां बदलती हैं। हम आपके जीवन निर्माण के लिए लगे हुए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपने पथ से भटकिए मत, और बहुत सोच समझकर सारे निर्णय लिए गए हैं। किसी का भी इसमें अहित हो ऐसी हमारी दूर दूर तक कोई किसी तरह की कोई ऐसी मंशा नहीं है। तो साथ दीजिए, आगे बढ़िए, साथ साथ चलिए, देखिए सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।